नमस्कार, एवीएन टीवी और एफएचएल टाइम्स पर आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भव्य बिश्नोई ने जीत दर्ज की है। इस जीत के क्या मायने हैं और आने वाली हरियाणा की राजनीति पर इसका असर क्या होगा, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं मनदीप जी और अशोक जी। आइए उनसे बात करते हैं। तो हमारे साथ हैं अशोक जी और मनदीप जी, और सीधे तौर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले मनदीप जी, आपसे पूछना चाहेंगे इस जीत के क्या मायने? इस जीत के मायने हैं कि ये जो जीत है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और मनोहर लाल खट्टर की जीत है। कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई परिवार को इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि ये उनकी जीत है, क्योंकि ये सरकारी नीतियों पे मोहर लगी है और सरकार के कारण ही ये जीत नसीब हुई है। अगर ये जीत 40,000, 50,000, 30,000 की होती तो इसमें कुलदीप बिश्नोई का कंट्रीब्यूशन होता। ठीक है, अशोक जी आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ असर पड़ सकता है और ये जीत आखिर किस तरह से हासिल हुई, आप मानते हैं भाजपा को? भाजपा को ये जीत उसके काम की वजह से है, उनकी नीतियों की वजह से है, और इस जीत का प्रभाव 2024 में जरूर दिखेगा। ठीक है जी। का कारण है जी, आने वाले समय में अगर इस जीत का पूरा फायदा बिश्नोई परिवार उठाना चाहता है तो उन्हें धरातल पे काम करना जरूरी है। जी, जिस तरह से कहा जा रहा था कि बहुत बड़ी जीत दर्ज करेंगे, 30,000 से भी जीत होगी, लेकिन वैसी जीत नहीं हो पाई है। क्या लगते हैं, कोई कमी रही है या फिर कुछ और समीकरण बैठे हैं? देखिए क्या है कि हम इकट्ठे फील्ड में थे। जब भी मैंने आपको हमेशा मैंने बाइट भी डाली, मैंने एनालिसिस भी किया, मैं हमेशा 15 से 16,000 की जीत कहता था। और कुलदीप बिश्नोई ने दावा किया था कि मेरे जो मैं पिछले मार्जिन से मैं जीता था उससे कहीं ज्यादा मार्जिन से भव्य बिश्नोई जीतेगा, लेकिन वो नहीं हो पाया। उसके कारण है कई सारे कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा, 30 एमएलए, हरियाणा कांग्रेस का पूरा संगठन और उदय भान, तीनों की जो और जेपी, क्योंकि जेपी एक अच्छे उम्मीदवार है, पहले भी क्लोज फाइट दी थी उन्होंने 2009 के इलेक्शन में 6600 वोटों से ही हारे थे। तो ये सारी चीजें एक मिलकर एक ऐसा हो गया। कुछ जातिगत समीकरण भी इस तरह बन गए कि जो जाट जाति जो सबसे ज्यादा वोट है उसका मैक्सिमम परसेंटेज जयप्रकाश को मिला है। तो इसी प्रकार नॉन जाट इनकी तरफ भव्य बिश्नोई की तरफ पोलराइज हो गया। बिश्नोई वोटों ने भी एक मुश्त वोट किया इनको। तो इसके कई सारे ये कारण रहे, और ज्यादा वोट ना आने का कारण ये रहा कि इलेक्शन 1 to 1 हो गया था। बाकी जो 2 उम्मीदवार थे, एक को तो 5200 वोट मिले और एक को 2000 के आसपास शायद वोट मिले हैं, तो दोनों की जमानत जब्त। ठीक है। अशोक जी आपसे मेरा ये प्रश्न है कि जयप्रकाश को थोड़ा लेट घोषित किया उम्मीदवार के तौर पर, क्या लेट घोषित किया जाना सही कदम था या फिर उम्मीदवार को बदलना चाहिए था? क्या ये सही कदम था कांग्रेस का? लेट घोषित करना ये सबसे बड़ी कमजोरी रही है। दूसरा, जेपी का जो बैकग्राउंड है वो भी बहुत ज्यादा इसमें काउंट किया गया है। जहां तक मेरा विचार है, जो जातीय समीकरण रहे हैं वो इस चुनाव पे बहुत ज्यादा भारी रहे हैं। आगे आने वाले समय में यही देखा जाएगा कि जो काम करेगा वो वोट पाएगा। जिस तरह से 1.5 साल का अब समय रह गया लगभग, तो क्या ऐसे में मानते हैं भव्य बिश्नोई के लिए एक चुनौती है? बिल्कुल, 1.5 साल के समय में भव्य बिश्नोई के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। उनको इन 1.5 सालों में धरातल पे काम करके दिखाना होगा। उसमें सरकार का भी सहयोग होगा, लेकिन उन कामों को लेके जाना आगे वो भव्य बिश्नोई का काम रहेगा। जी ठीक है। मनदीप जी, जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि आगे से आगे समर्थन बीजेपी को मिल रहा है, ये जीत किसकी मानी जाएगी? भव्य की जीत, कुलदीप की जीत या भजनलाल के परिवार की जीत? किसकी जीत मानेंगे? सर, ये जीत है भजनलाल की विरासत और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की नीतियों पर मोहर। भजनलाल की विरासत के कारण वोट मिले कुछ, और कुछ जो पंच मनोहर लाल खट्टर ने लगाया, जो 5 गांव का मालिकाना हक था, जहां पर कि हम सर्वे भी करके आए थे, और एक मुझ सभी ग्रामीणों ने कहा था कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। वहां से भी उससे पहले 28-29 तारीख के पास ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कहीं ना कहीं जयप्रकाश 4-5 हजार वोटों की बढ़त बना चुके हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री की एंट्री होती है, विप्लव देव की एंट्री होती है, जो रैली हुई वहां पर 5 गाँव की, वो उन्होंने उनको 5 पांडव की संज्ञा दी कि महाभारत का युद्ध हम जीत जाएंगे। तो इसका बड़ा असर रहा। तो ये भजनलाल की विरासत और मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री की नीतियों की जीत है। ठीक है, इस जीत के आगामी जो असर हैं वो क्या मानते हैं? देखिए, आगामी असर ये होगा कि हिसार लोकसभा क्षेत्र में जैसे 9 विधानसभा क्षेत्र जो आते हैं उनमें फायदा मिलेगा, चाहे वो नलवा हो, चाहे हिसार हो, चाहे बरवाला हो, चाहे हांसी हो, भवानीखेड़ा हो,
और उकलाना हो, नारनौंद हो, जहां पर भी भजनलाल परिवार का वोट है वो एक मुश्त बीजेपी के पक्ष में जाएगा और बीजेपी को फायदा होगा। आने वाले लोकसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। आपको क्या लगता है इस जीत का असर आने वाले दिनों में? आने वाले दिनों में इस जीत का असर मैंने पहले भी कहा कि 2024 में साफ साफ नजर आएगा। जी जी, ठीक है। इसमें सरकार की नीतियों के साथ साथ जीते हुए उम्मीदवारों को चलना बहुत जरूरी है। अगर वो सरकार की नीतियों के साथ साथ नहीं चलेंगे, समावेश बना के नहीं चलेंगे, तो भविष्य बताते नुकसान होगा उन्हें कहीं ना कहीं। ठीक है, ठीक है। फाइनल कमेंट आपसे चाहेंगे चुनाव पर। देखिए, इसी चुनाव के अंदर भव्य बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई, रेणुका बिश्नोई, इन तीनों को मिलकर काम करना पड़ेगा, धरातल पर काम दिखाने पड़ेंगे। लोगों ने एक बार के भाई 25 साल हम सत्ता से बाहर हैं, इसलिए आदमपुर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताया है। अगर धरातल पर काम नहीं करेंगे तो ये रिजल्ट आने वाले विधानसभा चुनाव में इनके विपरीत भी हो सकता है। वो भाजपा के भी विपरीत होगा और भजनलाल परिवार के भी विपरीत हो सकता है। और विपक्ष और कांग्रेस खासतौर पे इनकी नाकामियों को और अगर कारगुजारियां अच्छी न रही तो उनको अच्छे से उजागर करेगी। ठीक है, भजनलाल का गढ़ कहा जाता है आदमपुर, लेकिन क्या ये समझा जाए जिस तरह से इस गढ़ को जीतने के लिए कुलदीप बिश्नोई को अंत में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को भी बुलाना पड़ा, हर किसी से मदद भी मांगनी पड़ी, तो क्या ये समझा जाए कि जिस तरह से भजनलाल का जो गढ़ था वो क्या ये धीरे धीरे दरकने की ओर है? आने वाले दशकों में क्या हम देख सकते हैं? प्रकाश जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि आज का जो युवा है या आज का जो वोटर है हमारा, वो किसी का गढ़ नहीं है। वो केवल वोट देता है काम के ऊपर। अगर आपने अच्छा काम किया है तो आपको वोट मिलेंगे, अगर आपने अच्छा काम नहीं किया तो आपको वोट नहीं मिलेंगे। कुछ आदमपुर के अंदर मैं मानता हूं इस बात को कि जो भजनलाल जी ने पुराने जो काम किए हुए हैं आदमपुर के अंदर, उनका भी बहुत सहयोग रहा है इस चुनाव के अंदर। चलिए, बातचीत के लिए शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया मंदिर। धन्यवाद।